जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें कि हमारा आजकल का टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड में पंवार वंश, या जिसे हम परमार वंश भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले जाकर के पुरानी वीडियो को देखें, जिससे कि उनको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले थोड़ा-सा रिकॉल कर देते हैं कि इससे पहले हमने थोड़ा-सा क्या-क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि हमारे उत्तराखंड में 2 राज शक्तियाँ यहाँ पे काम कर रही थी, जिसमें गढ़वाल में तुम्हारे पास परमार वंश चल रहा था और कुमाऊँ में चंद वंश चल रहा था, ठीक है? तो इसमें हमने धीरे-धीरे करके अपने अजयपाल से लेकर के 37वें नंबर की अजयपाल से लेकर के धीरे-धीरे आगे बढ़ाया था, जिसमें कि पिछली कक्षा में हमने थोड़ा चर्चा करी थी तुम्हारे किसमें? श्याम शाह में। किसमें? श्याम शाह में, ठीक है? जिस वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहले बोल चुका हूँ कि थोड़ा पिछली वीडियो को देखें, थोड़ा समझने में फिर आसानी होगी, ठीक है? श्याम शाह को हमने देखा था कि 1611 से लेकर 1631 तक, ठीक है? इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली थी, इसने क्या-क्या करा था यहाँ पे और कौन-कौन इसके उसमें आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इसके उसमें तुम्हारे पास पहले तुम्हारे क्या थे यहाँ पे मिशनरी आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जेसुइट पादरी भी कहते हैं, ठीक है? अब उसके बाद मैंने कहा था कि श्याम शाह के बाद अब देखो जो तुम्हारे पास श्याम शाह थे, यहाँ पे थोड़ा समझना है। श्याम शाह के जो उसका श्याम शाह का एक ही पुत्र था, जिसका नाम तुम्हारा क्या था? दुलाराम शाह। क्या था? दुलाराम शाह। और दुलाराम शाह की मैंने कहा था कि अलकनंदा में तैराकी करते समय तुम्हारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो मतलब कि ये डेथ हो गई। मतलब कि अब हमारे पास परमार वंश में श्याम शाह के बाद कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए इसमें क्या होता है कि श्याम शाह इससे पहले तुम्हारे पास कौन था? श्याम शाह से पहले तुम्हारा कौन था? मान शाह। इसका ठीक हो गया। मान शाह का तुम्हारा एक ही पुत्र था श्याम शाह। श्याम शाह के बाद दुलाराम शाह था, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए उत्तराधिकार नहीं मिला। अब श्याम शाह इससे बाद तुम्हारे पास कौन था? बलभद्र शाह। बलभद्र शाह से बारे में आपको सारा बता दिया कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बलभद्र शाह था, ठीक है? तो इसके इसके दो पुत्र थे, एक तुम्हारे पास मान शाह था, एक तुम्हारे पास कौन था? महिपत, इसको कहते हैं महिपति शाह, ठीक है? महिपति शाह। अब देखो महिपति शाह। अब देखो इसके बाद तो कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो इसलिए इसी के वंश में से किसी न किसी को हमको क्या बनाना था? राजा बनाना था। तो इन हमारे पास अब सिर्फ ऑप्शन क्या रहेगा? इसके चाचा महिपति शाह। चाचा बोले तो पहले इसके पिता पिता का भाई क्या होता है? हमेशा चाचा होता है, ठीक है? इसको आप ब्लड रिलेशन में देखते होंगे रीजनिंग में, ठीक है? सीधे यहाँ पे देखना है इसके पापा, पापा का भाई, इसका चाचा, ठीक है? तो इसके बाद अब हमारे पास इस वंश में तुम्हारे पास शासन करने के लिए कोई मिलता नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास किसको करेंगे? महिपति शाह को। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा महिपति शाह। और महिपति शाह का टाइम पीरियड है 1631 से लेकर 1634 तक। देखो इसका चार्ट है, ठीक है? तो अगर पेपर में आए कि सबसे कम उम्र में शासन करने वाला परमार शासक तुम्हारा कौन था? तो महिपति शाह था, ठीक है? अब ठीक हो गया। अब इसके बारे में हमको थोड़ा-सा आज जानकारी लेनी है, ठीक है? अब क्या तो यहाँ देखो, अब ये थोड़ा-सा मैप के हिसाब से देखते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ तुम्हारे पास कौन चला था? पंवार चले थे। अब पंवार में तुम्हारे पास कौन चले थे? महिपति शाह। महिपति शाह, ठीक है? इससे पहले तुम्हारे पास कौन थे? श्याम शाह। और यहाँ पे तुम्हारे पास चंद्रवंश चला था। चंद्रवंश में मैंने कहा था कि उस टाइम तुम्हारे कौन चले थे? तिरुमल चंद, क्योंकि तिरुमल चंद ने किसकी शरण ली थी? आपके श्याम शाह की शरण ली थी। और उसके बाद तुम्हारे पास चंद्र की कुर्सी पर बैठा था। यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो, यहाँ पे कौन था? तिरुमल चंद। ठीक हो गया। अगर है कि महिपति शाह के समकालीन कौन चंद शाह था, तो कौन था तुम्हारे पास? तिरुमल चंद। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या होता है? महिपति शाह की उसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मैंने कहा था कि ऊपर तुम्हारा कौन था? दापा। कौन था? दापा क्षेत्र था। और दापा में मैंने कहा था कि जो तुम्हारा आज का क्या है? तिब्बत है। और दापा में तुम्हारे पास इससे पहले मान शाह वो पहला शासक था जिसने कि दापा को पूर्ण रूप से क्या था? विजित कर लिया था, ठीक है? और इसके बाद देखो उत्तर में तुम्हारे पास कौन सा है? दापा है। और पश्चिम में इनके पास कौन सा है? यहाँ पे सिरमौर। कौन सा राज्य है? सिरमौर, ठीक है? देखो उस टाइम पे छोटे-छोटे क्या थे तुम्हारे पास? रियासतें थी, जिसको हम सामंत भी कहते थे। जैसे यहाँ पे सिरमौर हो गया, फिर कांगड़ा हो गया, फिर बिलासपुर हो गया, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया? पंजाब हो गया। तो अलग-अलग छोटे-छोटे तुम्हारे यहाँ पे क्या थे? राज्य थे, जो कि हमारे जैसे यहाँ पे छोटे-छोटे गढ़ हो गए, ठीक है? तो अब यहाँ पे नीचे तुम्हारा कौन था? मुगल। कौन थे? मुगल। अब मुगल में मैंने कहा था कि तुम्हारे पास किसकी मृत्यु गई थी? तुम्हारे अकबर की मृत्यु गई थी 1605 में। उसके बाद तुम्हारे पास कौन आया यहाँ पे? जहांगीर। कौन आए थे? जहांगीर। और जहांगीर के समकालीन मैंने कहा था कौन था तुम्हारे पास?
श्याम शाह था, क्योंकि श्याम शाह के जहांगीरनामा में वर्णन मिलता है। अब देखो 1626 में तुम्हारे पास जहांगीर की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और टाइम तुम्हारे पास कौन सा चल रहा है, 1631। उस टाइम पे श्याम जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तुम्हारे पास, और भारत में तुम्हारे पास कौन था, शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। और यहाँ पे तिरुमल चंद था। तो मतलब हमने देख लिया कि इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से राजा थे, ठीक है। उत्तर में कौन थे तुम्हारे पास, दापा थे। और यहाँ पे पश्चिम में सिरमौर, पूर्व में तिरुमल चंद, और दक्षिण तुम्हारे पास कौन थे, शाहजहां थे। अभी तक हमने देखा कि जो इससे पहले के राजा हुआ थे, श्याम शाह थे, उनका जो है कि सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ देखा नहीं था, ठीक है। और तिरुमल चंद के साथ तो तुमको पता है कि उसी ने उसको गद्दी पर बैठाया था। और दक्षिण में तुम्हारे पास कौन था, औरंगजेब, उनके साथ वो कहते हैं कि उनको घोड़े देते हैं, हाथी देते हैं। तो हम मान सकते हैं कि इससे पहले मुगलों के साथ भी तुम्हारे पास गढ़वाल के अच्छे संबंध रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे थोड़ा स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है देखो, जो तुम्हारे पास महीपति शाह था, उसके बाद तुम्हारे पास चार सबसे महत्वपूर्ण सेनापति थे, जिनका नाम तुम्हारे पास क्या है, माधो सिंह भंडारी, सबसे इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक रहेगा। दूसरा तुम्हारे पास रिखोला लोधी, और तीसरा तुम्हारे पास बनवारी दास। अब देखो, अगर किसी राजा के पास अगर इतने अच्छे अच्छे तुम्हारे पास क्या है, सेना है या सेनापति है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अपने साम्राज्य को विस्तार करेगा। और महीपति शाह में थोड़ा तुम्हारे कहते साम्राज्य विस्तार टाइप को देखे थे, साम्राज्य विस्तारी विचारधारा के, ठीक है, कि भाई हमको अपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने साम्राज्य को विस्तार करना है। तो सबसे पहले तुम्हारे कहाँ करते हैं, दापा में कहाँ करते हैं, दापा में अपना क्या कर देते हैं, अभियान चलाते हैं, ठीक है। और दापा में उस टाइम पे यहाँ पे जब ये अटैक कर जाते हैं, तो उस टाइम पे इनके सेनापति का जो तुम्हारा क्या करता है, नेतृत्व करते हो तुम्हारे पास कौन थे, माधो सिंह भंडारी, ठीक है। इसको ढंग से देखना आप, माधो सिंह भंडारी जी। ठीक हो गया। और जो तुम्हारे पास पश्चिम में तुम्हारे पास जो सिरमौर वाला क्षेत्र है, ठीक है। आज का जो तुम्हारे पास ये जौनसार, ये देहरादून वाला क्षेत्र है ना, जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है, ये तुम्हारे पास किसके उसमें था उस टाइम पे, सिरमौर के पास था, ठीक है। इससे पहले के राजा हमारे जितने भी थे, गढ़वाल के पास अभी देहरादून वाला क्षेत्र नहीं आया था, ठीक है। वो तुम्हारे कब से आएगा, महीपति शाह के कार्यकाल से आएगा, ठीक है। अब सिरमौर के राजा उस टाइम थे तुम्हारे पास मनधाता प्रकाश, कौन थे, मनधाता प्रकाश नाम से तुम्हारे यहाँ पे कोई क्या कर होगा, तुम्हारा शासन करता तुम्हारे पास किस राज्य में, सिरमौर राज्य में, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन आते हैं, तुम्हारे पास रिखुला लोधी, कौन आते हैं, रिखुला लोधी, रिखुला लोधी, ठीक हो गया। और जो तुम्हारे पास पश्चिम में तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हारे पास ये तुम्हारा हमारा जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये पौड़ी वाला, ये कोटद्वार वाला क्षेत्र हो गया, हरिद्वार वाला क्षेत्र हो गया। इस टाइम पे दक्षिण अभियान में तुम्हारे पास कौन चल रहे थे, बनवारी दास, कौन चल रहे थे, बनवारी दास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा महीपति शाह से थोड़ा सा क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती है, क्योंकि वो तुम्हारा क्या था, सबसे बुजुर्ग शासक था। उसने सबसे पहले क्या करा कि दापा पर क्या कर दिया, माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में वहां पे विजय अभियान चला दिया। और वहां पे माधो सिंह भंडारी आपको बताते हैं। फिर यहाँ पे सिरमौर को भी जीत लिया, और सिरमौर का तुम्हारा कौन करता, रिखोला लोधी। अरे क्या हुआ कि जब शाहजहां ने 1500, जब शाहजहां मानते कि 1530 में, कब, 1528 में हुए नहीं, 1526-28 में इनका शासन हुआ। अब उस टाइम पे इन्होंने क्या करा कि अपने भाइयों की हत्या कर ली थी। तो एक मतलब कि पूरे भारत में इनके प्रति क्या हो गई थी जनता की, यार ये इतने गंदे शासक है, ठीक है। तो उन्होंने सबको खुश करने के लिए क्या बोला कि जितने भी छोटे छोटे शासक हैं, जितने भी राज्य के उस टाइम, जैसे राजपूत वाला हो गए, या हमारे पास पंवार हो गए, चंद हो गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि दिल्ली में एक क्या करा, बहुत बड़ा एक सम्मेलन टाइप का किया वहाँ पे दिल्ली में, और बोला कि जितने भी छोटे-छोटे राजा हैं, वो हमारे यहाँ पे आएँ, और हमारे यहाँ पे हमारे बैठक में सम्मिलित हुए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा मध्यप्रदेश आके हो जाता है तुम्हारे पास, अड़ जाते हैं, ठीक है, कि हम नहीं आएँगे, ठीक है, जो आएगा हमारे पास आएगा। वो चाहता है कि मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो शाहजहाँ के उसको ठुकरा देता है, ठीक है। और इसके सेना आते होंगे ना यहाँ पे, अब इसके सेना आते होंगे यहाँ पे, शाहजहाँ के सेना फरमान लेके भाई कि तुमको हमारे राजा ने बुला रखा है, लेकिन ये उनका क्या करते हैं, विरोध कर देते हैं। इसलिए महीपति शाह को, जो तुम्हारे पास मुगल लोग थे, मुगलों ने अपने साथ में इनको क्या कहा, अक्खड़ राजा क्या कह रखा है, अक्खड़ राजा कह रखा है, ठीक है। सबसे पहली बार, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला मुगल लेखों में शाहजहां को अक्खड़ राजा की उपाधि दी गई है, क्यों दी गई है वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात, तुम्हारे पास सिरमौर, कौन सा वाला क्षेत्र था, सिरमौर वाला क्षेत्र है, ठीक है। सबसे पहले महीपति शाह ने सिरमौर का जो तुम्हारे पास ये वाला क्षेत्र है, तुम्हारा देहरादून और जौनसार भावर वाला क्षेत्र है, इसको भी अपने गढ़वाल साम्राज्य में मिला लेता, ठीक है, किसने, महीपति शाह ने। और यहाँ पे माधो सिंह भंडारी को हम देख रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब बच्चे तुम्हारे पास कौन यहाँ पे,
तिरमल चंद, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा ट्विस्ट वाली बात क्या होती है हमारे गढ़वाल में कि इनके आंतरिक तुम्हारे पास षड्यंत्र रचते हैं। जो इनके वहाँ पे मंत्री होंगे ना मंत्री लोग, तो वो मंत्री लोग क्या करते हैं कि इनको जो तुम्हारे पास रिखोला लोधी है, उनके प्रति इनके मन में क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे पास रिखोला लोधी है, वो अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे हैं और वहाँ की ज़मीन इतनी अच्छी उपजाऊ है। आप लोग देखते होंगे ना जौनसार बाबर वाला क्षेत्र है, कितना अच्छा है वहाँ पे, यमुना नदी घाटी में है जो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इतनी अच्छी ज़मीन है और जो रिखोला लोधी है, वो वहाँ पे अपना अलग सा राज्य बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारे किसके मन में डालते हैं? महीपति शाह के। इसलिए महीपति शाह तुम्हारे पास रिखोला लोधी की तुम्हारे क्या करा देते हैं? हत्या करवा देते हैं। किसकी? दूसरों के बोलने पे, ठीक है। ये सबसे पहली गलती तुम्हारी किसकी थी? महीपति शाह की। दूसरी गलती तुम्हारे पास की थी? शाहजहां के साथ क्यों गए आप? दुश्मनी क्यों गई? दुश्मनी। अब इससे पहले राजाओं को हमने देखा था कि मुगलों के साथ भी सही थे और चंदों के साथ भी सही थे। दापा में तो आपको पता है कि युद्ध चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रिखोला लोधी की हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, फिर मानते हैं कि इनके राज्य में कोई क्या आए थे? नागा साधु आए थे। क्या आए थे? नागा साधु आए थे और अनजाने में मानते हैं कि उस महीपति शाह ने उन नागा साधुओं को भी तुम्हारे क्या क्या कर दिया? मरवा दिया। क्या कर दिया? मरवा दिया। अब देखो इतने सारे पाप हो गए, उनको पता चल गया भाई हमने रिखुला लोधी की भी एक हत्या कर दी, इतने महान शासक की, जिसने कि हमारे हमारे साम्राज्य को क्या करा था? विस्तार किया था पश्चिम की ओर सिरमौर तक। लेकिन और फिर हमने नागा साधुओं को भी मार दिया। फिर इनके जो तुम्हारे पास राज पुरोहित हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिया? बहुत सारे पाप कर दिया, इसलिए आपको प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऋषिकेश में एक भरत मंदिर है, आप लोग को पता होगा। तो उस भरत मंदिर में कहते हैं कि वहाँ पे आपको पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ा-सा क्या करना पड़ेगा आपको? दान देना पड़ेगा। तो वहाँ पे मानते हैं कि जब ये तुम्हारे पास महीपति शाह वहाँ पे पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने मंदिर के मतलब कि मूर्ति की तरफ देखी, भरत मंदिर की तरफ देखा ना, तो उनको ऐसा आभास हुआ कि वो मूर्ति उनको दिख रही है, ठीक है? आप लोग जैसे किसी फ़ोटो को देखते होंगे ना, तो आपको 3D में हर किसी भी कोने से देखेंगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि मूर्ति हमें को देख रही है, ठीक है? तो महीपति शाह ने देखा कि भरत जी हमसे नाराज़ हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं और उन्होंने क्या कर दिया कि भरत मंदिर में जो तुम्हारे पास भरत मंदिर की भरत की आँखें क्या कर दी उन्होंने? निकला दी मूर्ति से, ठीक है? ये तो उनका तीसरा पाप हो गया। तो फिर उनके उसमें मतलब कि साम्राज्य में तुम्हारे पास क्या होने लग गया? बहुत ऐसी घटनाएँ होने लग गई, ठीक है? तो फिर उनको परेशानी होने लगी, उसके बाद सपने होने लगे। तो उन्होंने फिर पुरोहितों को कहा कि यार कि अब इसका पश्चाताप मैं कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा कि इन दो मतलब इतने सारे तुमने जो क्या करे पाप किए, इसको बचने के लिए तुमको सिर्फ़ 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। या फिर तुमको सोना पिघला करके पीना पड़ेगा या तुमको किसी युद्ध में अपनी आहुति देनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो कहते हैं यार कि सोना तो मैं निगल नहीं सकता हूँ ना। फिर उन्होंने दूसरा वाला रास्ता अपनाया किसका? युद्ध का। किसका अपनाया? युद्ध का। अब युद्ध किससे करेंगे भाई? इधर तो सिरमौर को तो इन्होंने जीत लिया, ऊपर दापा क्षेत्र इन्होंने जीत लिया, नीचे तुम्हारे पास शाहजहाँ इतना बड़ा मुगल साम्राज्य वहाँ तो लड़ सकता है नहीं। तुम्हारा कौन बचा फिर? तिरुमल चंद, जिसके साथ अभी तक हमारे अच्छे संबंध हुआ करते थे। इसलिए तिरुमल चंद के साथ तुम्हारे पास एक युद्ध आता है तुम्हारे पास, उसको कहते हैं हम काकवा मोर का। किसे कहते हैं? काकवा मोर का युद्ध। तो अगर आएगी काकवा मोर का युद्ध तुम्हारे किसके बीच होता है? तो तिरुमल चंद और महीपति शाह के बीच में होता है, ठीक है? तो महीपति शाह के बारे में इतनी जानकारी आपने देख ली, ठीक है? अब यहाँ से देखना है कि इसको अब क्या-क्या बोलते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले लिखना है महीपति शाह, ठीक है? छोटे-छोटे टॉपिक करना है, क्लियर करके जाना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि धीरे-धीरे हमारा क्या होगा टॉपिक बढ़ते जाएँगे और पिछला हम क्या करते जाएँगे? भूलते जाएँगे, ठीक है? इसलिए अपना टॉपिक वाइज़ क्लियर करना है और उसको याद करना है। सबसे पहले मुगल लेखों में अक्खड़ राजा कहते हैं, ठीक है? क्यों कहते हैं मैंने बता दिया। दूसरा इसका सेनापति कितने थे? 3 थे, एक माधो सिंह भंडारी, एक रिखोला लोधी और एक बनवारी दास। इसे गर्वभंजन कहते हैं, क्या कहते हैं? गर्वभंजन, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा शासक था जिसने कि हाँ, इसका पूरा कार्यकाल देखो कितना साल है इसका कार्यकाल? 3 साल, महज़ कितना साल रहा? 3-4 साल और ये 3-4 साल इसने पूरा किसमें लगा दिया? युद्धों में लगा दिया, ठीक है? इसलिए इसको तुम्हारे क्या कहते हैं? गर्वभंजन कहते हैं, ठीक है? एक अब देखो मौलाराम जो इनके साहित्यकार थे, इनके अगले वंशज में, वो इनको क्या कहते हैं? महाप्रचंड भुजदंड क्या कहते हैं? महाप्रचंड भुजदंड, ठीक है? काकवा मौर्य युद्ध होता है तुम्हारे पास किसके बीच? तिरुमल चंद और महीपति शाह के बीच, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट एक है तुम्हारे पास रोटी सूची प्रथा। क्या होती है? रोटी सूची प्रथा होती है, ठीक है? अब देखो जब दापा जो मैंने कहा नहीं आता कौन-सा क्षेत्र है तुम्हारे पास? तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है? जब तिब्बत वाला क्षेत्र में माधो सिंह भंडारी वहाँ पे इनका नेतृत्व कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत ठंड है। क्या होती है? आपको पता है कि जैसे-जैसे हम हिमालय में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ठंड क्या होती है? बढ़ती है। तो वहाँ पे आपने देखा था कि मैंने कहा था कि जब फर्स्ट क्लास में जब अजय पाल पढ़ा था, तो अजय पाल ने एक तुम्हारे पास क्या प्रथा शुरू करी थी? सिरोला ब्राह्मण की, ठीक है?
सिरोला ब्राह्मण, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास कनकपाल थे वो तुम्हारे कहाँ से आए थे? मालवा से आए थे या फिर धार नगरी से आए थे ना, तो उनके साथ भी कोई न कोई क्या राजपुरोहित आए होंगे। तो यहाँ पे हमेशा आपसी मतभेद होता था कि भाई राजा के दरबार में कौन राजपुरोहित होंगे या फिर कौन ब्राह्मण होंगे, कौन नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा भाई तुम लड़ो मत, सबको हम क्या देंगे? सम्मान, इज्जत देंगे अपने दरबार में। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को 2 उसमें बाँट दो उसमें, एक तुम्हारे पास सिरोला ब्राह्मण, एक तुम्हारे पास गंगाणी। कौन-सा? गंगाणी ब्राह्मण, ठीक है? तो आप लोग सुन ये गंगाणी है बल, ठीक है? और सबसे बड़े तुम्हारे कौन थे? सुरूर ब्राह्मण। अब कुछ ना कुछ तो अब देखो 2 चीज़ में अगर हमको कंपैरिज़ करना है, ठीक है? तो एक वो ना थोड़ा ऊँचा करने के लिए बोला कि राज दरबारी हैं, इनके पास थोड़ा क्या दे दिया उन्होंने? शक्तियाँ ज़्यादा दे दी। कौन सी शक्तियाँ? कि भाई तुम क्या बनाओगे बल अब से? खाना। क्या बनाओगे? खाना बनाओगे। हमारे रसोई का तुम्हारा जो भी खाना बनेगा आज से तुम्हारा कौन बनाएगा? सिरोला ब्राह्मण बनाएँगे। अब यहाँ पे जब युद्ध होता है यहाँ पे इतनी ठंड पड़ गई यहाँ पे, तो रोटी बनाने के लिए तुम्हारे को कौन थे? सिरोला ब्राह्मण। सिरोला ब्राह्मणों के साथ एक कमी थी कि अगर उसमें ये कहा गया था जो सिरोला ब्राह्मण होंगे, वो मतलब कि सुई के द्वारा सिलेंगे, धागे से सिलेंगे। कौन से? सुई से सिलेंगे, धागे से तुम्हारे पास क्या नहीं पहनेंगे? कपड़े नहीं पहनते हैं। अभी भी आप लोग देखेंगे आपके गाँव में जब कोई पंडित जी अगर जो खाना बनाने वाले होते हैं ना, जिसे हम मतलब कि रसवाड़ कहते हैं, ठीक है? अपनी भाषा में। ये भी जो खाना बनाते हैं, ठीक है? सरोला ब्राह्मण जिसे कहते हैं, वो आपने देखा होगा कि धोती पहन के करते हैं। क्या करते हैं? धोती पहन के क्योंकि साफ-साफ लिखा है कि जो तुम्हारे पास सरोला ब्राह्मण होंगे, तुम्हारा क्या नहीं पहनेंगे? सुई के द्वारा सिले गए कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है? तो इसमें इसलिए उनको धोती पहनकर क्या करना पड़ता? खाना बनाना पड़ता था, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे तिब्बत में इतनी ज़्यादा ठंड है, ठीक है? तो इसलिए यार कि इतना अब इतने लोगों के लिए रोटी बनाना, वो भी किसमें? सिर्फ़ धोती पहन के, किस पहन के? धोती पहन के। तो मानते हैं कि वहाँ पे तुम्हारे सारे 16 ब्राह्मण क्या हो गए? ठंड से हो गए, मर गए, कोई बीमार हो गया, ठीक है? तो इस तब से इन्होंने मयपद्य शाह ने बोला कि अब जो तुम्हारे पास रोटी है, क्या है? रोटी है, सिर्फ़ भात को कौन बनाएगा? सरोला ब्राह्मण ही बनाएँगे, लेकिन और जितने भी तुम्हारे पास व्यंजन होते हैं खाने के, वो तुम्हारे और भी जाति के बना सकते हैं। तो आप लोग अभी भी देखते होंगे गाँव में जो रोटी है और सब्ज़ी है और चीज़ बना लेते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास भात है, वो कौन बना तुम्हारे पास? सरोला ब्राह्मण। ठीक है? तो इसने कहा कि अब तुम्हारे पास रोटी क्या हो गई तुम्हारी स्वच्छ हो गई, रोटी को कोई भी बना सकता है और उसे कोई भी खा सकता है, ठीक है? तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले तुम्हारी कौन-सी यहाँ पे व्यवस्था करी रोटी सूची प्रथा शुरू की। किसने करी? महीपति शाह ने, ठीक है? तिब्बत पर कितने बार अटैक किया इन्होंने? 3 बार। नागा साधुओं की हत्या करी थी और भरत मंदिर की क्या फोड़ी थी इन्होंने? आँखें फोड़ी थी और लोधी खोले की करी थी इन्होंने? हत्या करी, ठीक है? अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा आज देखते हैं हम किसके बारे में? माधव सिंह भंडारी के बारे में, ठीक है? अब देखो क्या हुआ माधव सिंह भंडारी के बारे में। माधव सिंह भंडारी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है? माधव सिंह भंडारी क्योंकि मैं ये जो हमारे लोक कथाएँ हैं ना, पवाड़े में हो गया, जागरों में इनका ज़िक्र मिलता है। अब यार किसी का हमारे पवाड़ों में, जागरों में मिल रहा है, लोग उन गाथाओं को सुन के रोते हैं, भावुक होते हैं, तो कुछ न कुछ इन्होंने ऐसा काम किया होगा ना जिससे कि लोगों को सीधे भावुक कर देता है ये। तो थोड़ा-सा लिख दो यहाँ पे माधव सिंह भंडारी, ठीक है? माधव सिंह भंडारी, ठीक है? अब सबसे थोड़ा-सा दे दो कि माधव सिंह भंडारी इनके पिता का नाम तुम्हारा क्या था? कालू सिंह भंडारी, क्या था? कालू सिंह भंडारी था, ठीक है? ठीक है। इनका जन्म तुम्हारा कहाँ हुआ था? मलिथा, मलिथा कहाँ है तुम्हारा? टिहरी में पड़ा, ठीक है? अब आप जैसे श्रीनगर जाओगे ना, श्रीनगर से तुम्हारा कौन सा ये आगे जाओगे आप कीर्तिनगर जाओगे, ठीक है? फिर वहाँ से आगे तुम्हारा कौन-सा एक तुम्हारा क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम तुम्हारा क्या है? मलिथा, क्या है? मलिथा, ठीक है? और इनकी पत्नी का नाम तुम्हारा क्या था? उदिना बुरानी और इनके पुत्र का नाम तुम्हारा क्या था? गजी सिंह, ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा-सा आप लोग देख लो कि जो तुम्हारे पास माधव सिंह भंडारी थे, अब ये तुम्हारे हमेशा कौन-सा अभियान में थे? तिब्बत वाले अभियान में, ठीक है? तो मानते हैं कि जब तुम्हारे पास माधव सिंह भंडारी इतने बड़े सेनापति थे और उनके इस बहादुरी को देख कर के मयपद्य शाह ने माधो सिंह भंडारी को अपना सेनापति क्या करा था? नियुक्त किया था, ठीक है? अब आपको पता है यार कि कोई इतने सालों से कोई युद्ध में लड़ रहा है, ठीक है? आज भी आप देखते होंगे जैसे कभी युद्ध चल गया, ठीक है? तो आप कि मतलब कि जितने हमारे पास फौज फौज हमारी उनकी छुट्टियाँ बंद हो जाती है, वो साल 2 साल में कहाँ आते हैं? घर आते हैं। तो मानते हैं कि जब दापा से तुम्हारे पास माधो सिंह भंडारी घर आए थे, तो उनकी जो पत्नी थी उदीना कौन थी? उदीना थी तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके हमारे पास मलिता गाँव है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या नहीं है बल? सिंचाई नहीं है, क्या नहीं है? सिंचाई के लिए तुम्हारे पास क्या नहीं है? जल नहीं है। अब सिंचाई के लिए तो आपको पता है कि भाई पानी चाहिए ना सेरम है, ठीक है? तब इनके दिमाग में आया कि भाई नहीं हमको अपने गाँव में तुम्हारे पास क्या चाहिए? अब जल कैसे करके भी लाना है, ठीक है? फिर मानते हैं कि यहाँ पे
जो तुम्हारे पास माधो सिंह भंडारे थे, वहाँ पे एक नदी आई तुम्हारे पास चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी आती है? चंद्रभागा नदी। और ये चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलते हैं तुम्हारे? एक पहाड़ है वहाँ पे, एक पहाड़ का नाम तुम्हारा क्या है? एक पहाड़ का नाम तुम्हारे पास छेड़ा धार। एक कहीं पर उसको छेड़ा कह रखा है, कहीं पर उसको छेड़ा लिखा है, ठीक है? आप उसको कंफ्यूज मत होना। एक छेड़ाधार पहाड़ है, ठीक है? अब क्या हुआ कि अब देखो, ठीक है? इसमें थोड़ा यहाँ पे समझना आप। जो जैसे आपको पता है कि हमको पता है कि हमारा पूरा उत्तराखंड किसमें है तुम्हारा? किसमें? पहाड़ के बीच में ना। ऐसे पहाड़ों में हमारे क्या छोटे छोटे क्या गांव है, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ से नदी निकले ना, जैसे कोई, अब जैसे कोई पहाड़ है, आपको पता है कि कोई नदी कहाँ से आती है तुम्हारे पास? घाटी से। कहाँ से आती है? घाटी से। तो ये सपोज दैट तुम्हारे पास कौन सी नदी है? चंद्रभागा। कौन सी नदी है? चंद्रभागा नदी है, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा गांव है? मलिथा। कौन सा है? मलिथा गांव है, ठीक है? तो और इस पहाड़ी का नाम, जो ये तुम्हारी ये वाली पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम तुम्हारे पास है छेणीधार। क्या है? छेणाधार। छेणाधार। इस पहाड़ का नाम तुम्हारा छेणाधार है। और इन पहाड़ों के बीच तुम्हारे पास कौन सी नदी बहती है? चंद्रभागा नदी बहती है। और इस चंद्रभागा नदी को अगर हमको इस मलिथा गांव में ले जाना है, देखो उस अब तो जैसा मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उस टाइम पे तो मोटर रहा नहीं होगा। इसलिए इनका एक ही ऑप्शन था कि इस जो तुम्हारे पास छेणाधार पहाड़ है, इसको यहाँ पे तुम्हारे क्या कर देंगे? काट सकते हैं। और यहाँ से तुम्हारे पास ये फिर ये पानी कहाँ चले जाएगा तुम्हारे पास? मलिथा में चले जाएगा। देखो उस टाइम पे उनका वो देखो ना, माइंड देखो उनका कि भाई हमको इस पहाड़ को काटना है, उन्होंने अपना माइंड फिक्स कर दिया। तो मानते हैं कि माधो सिंह भंडारी ने उस टाइम पे, जो तुम्हारे पास जानकार लोग होंगे, सिर्फ एक छेनी और उस टाइम के जो तुम्हारे पास हथियार थे ना, सिर्फ उससे तुम्हारे पास इतना मोटा ये छाने धार का तुम्हारा क्या काटा? पहाड़ काटा। और इसकी तुम्हारे पास लंबाई तुम्हारे पास कितनी थी? 225 फीट थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? महज तुम्हारे पास आता है, अगर किलोमीटर में देखें तो 2 किलोमीटर कितना आता है? 2 किलोमीटर। आजकल आप देख रहे हो कि थोड़ा सा भी सुरंग बनाने के लिए इतने बड़े बड़े क्यों रे ब्लास्टिंग हो रही है कि नहीं? लेकिन उस टाइम पे माधो सिंह भंडारी जी ने अपने साहस और वीरता से अपने सामाजिक कार्यों को सफल करने के लिए इस छेणाधार के इस पर्वत को कितना किलोमीटर काटा? 2 किलोमीटर या फिर 225 फीट। अगर पेपर में आता है कि माधो सिंह भंडारी द्वारा उस टाइम पे कहते हैं उसको गुल। क्या कहते हैं? गुल। ठीक है? गुल, या फिर हम क्या कहते हैं उसको? आप लोग जो ये हो ना गढ़वाल क्षेत्र के, हम नहीं बोलते हम कूल निकालने जा रहे वाला अपने खेतों में, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? गुल। कहाँ की गुल थी वो? मलिथा की। कहाँ की है? मलिथा। इसलिए हम उसको कहते हैं मलिथा की गुल। अगर है कि मलिथा की गुल किसने बनाई थी? तो माधो सिंह भंडारी ने, ठीक है? तो अगर है कि मलिथा की गुल तुम्हारे पास कौन से पहाड़ी पे निकाली गई? तुम्हारी छेणाधार पे निकाल गई। अगर है कि मलिथा की गुल की टोटल लंबाई कितनी है तुम्हारे पास? 226 फीट है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब देखो इतने प्रयासों के बाद जैसे उन्होंने यहाँ पे क्या काटा कि इस पुल का निर्माण किया, लेकिन फिर भी मानते हैं कि ये तुम्हारा नदी यहाँ नहीं चढ़ा, ठीक है? ये नदी का पानी तुम्हारे पास इस नहर में नहीं चढ़ पाया, ठीक है? बहुत परेशान हो गए, ठीक है? तो मानते हैं कि पूरे गांव वालों ने अपने जितने भी तुम्हारे पास लोग देवता थे, ठीक है, देवी देवता थे, उनका आह्वान किया, ठीक है? कुछ नहीं हुआ। तो मानते हैं कि एक रात को सपने में उनकी कुल देवी आती है, किनके? माधो सिंह भंडारी के, ठीक है? और माधो सिंह भंडारी के सपने में आकर के माता रानी ये कहती है कि अगर तुम अपने सिर्फ इकलौते बेटे कौन थे उनके? गजय सिंह। अगर गजय सिंह का अगर तुम इनकी क्या करते हैं? बलि देते हैं, तभी जाकर के तुम्हारे इस मलिथा की कुल में तुम्हारे पास क्या होगा? पानी चढ़ेगा। और देखो इतना बड़ा बलिदान, ठीक है? उस टाइम के इतने बड़े बलिदान को आज भी हम लोग पवाड़े और जागरों के रूप में अपनी लोक कथाओं में गाते हैं, ठीक है? देखो इतना बड़ा बलिदान, ठीक है? आज के डेट में कोई 1 रुपये नहीं देते। उस टाइम पे इसने क्या करा? अपने पूरे गांव के लिए, अपने समाज के लिए तुम्हारे पास इतना बड़ा क्या करा? तुम्हारे पास बलिदान और त्याग किया, जो कि आज भी हम लोग अपने पवाड़े और जागरों में देखते हैं, ठीक है? देखो आप लोग जो टिहरी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ कभी जाना आप, यहाँ पे एक माधो सिंह भंडारी नाम पर तुम्हारे क्या लगता है? मेला भी लगता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे जब तुम्हारे पास जागर लगते हैं, तो लोग बहुत ज्यादा रोते हैं वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यार इतने छोटे से 10 साल के लड़के की आहुति दे देना किसके लिए? अपने गाँव के लिए या अपने समाज के लिए, ठीक है? उस टाइम का बलिदान और त्याग मानता है, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने इतिहास को इस तरह से पढ़ना है कि हमें उनसे कुछ क्या मिले? सीख मिले। अपने सामाजिक कार्यों में जितना आप लोगों से हो सकता है या हमसे हो सकता है, उसको करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे प्राचीन काल से ये तुम्हारे पास पौराणिक प्रथा हमारी चली आ रही है, हमारी पारंपरिक प्रथा चली आ रही है ये, कि हमको समाज में अपने बलिदान और त्याग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि इतिहास में अगर अपने नाम को अंकित करना है, अपने इतिहास में अपना नाम लिखना है हमेशा के लिए, तो आपको
इस प्रकार के कभी अगर बलिदान देने को पड़ जाए तो वहाँ पे कोई संकोच हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह ने फिर यहाँ पे तुम्हारी हत्या हो जाती है, तो मानते हैं कि फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास पूरे गाँव में तुम्हारे क्या हो जाती है फिर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है और मानते हैं कि फिर माधो सिंह भंडारी तुम्हारे पास क्या नहीं आते हैं, दोबारा उस गाँव में नहीं आते हैं, अपने राज दरबार में ही और अपने युद्ध में चले जाते हैं। फिर हम अगले उसमें देखेंगे किस प्रकार से पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में 1640 के छोटे चीन युद्ध में जिसे हम तुमुल संग्राम कहते हैं, उसमें तुम्हारे पास माधो सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है? थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे महिपति शाह ने यहाँ पे चारों तरफ से अपने क्या कर दिए दुश्मन को तैयार कर दिया, ठीक है? अब उसके बाद देखो 1634 में जैसे तुम्हारे पास महिपति शाह की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनका पुत्र तुम्हारे पास कौन बैठता है? पृथ्वीपति शाह। लेकिन इसकी उम्र मानते हैं कि जो तुम्हारे पास जब तुम्हारे पास इनके पिता महिपति शाह की डेथ हुई थी, उस टाइम पे इनकी उम्र महज़ तुम्हारे पास कितनी थी? 10 साल की, कितनी थी? 10 साल। अब देखो 10 साल का कोई राजा कहाँ बैठ गया? अपने गद्दी पर बैठ गया, ठीक है? और चारों तरफ से तुम्हारे पास क्या चल रहा है तुम्हारे पास? आप लोगों को पता है कि चारों तरफ से तुम्हारे पास क्या चल रहा है? यहाँ पे तुम्हारे पास दापा दापा में तुम्हारा क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, ठीक है? नीचे तुम्हारे पास शाहजहाँ तुम्हारा क्या बन रखा उनका दुश्मन बन रखा और यहाँ तुम्हारे पास कौन बना? सिरमौर। कौन बना है? सिरमौर। और यहाँ तुम्हारे पास कौन था? तिरुमल कौन था? तिरुमल था। तो अब हमको देखना है कि चारों तरफ से क्या हो रहा है तुम्हारे पास आक्रमण होंगे क्योंकि ऊपर से भी माधो सिंह भंडारी जी, यहाँ से तुम्हारे पास सिरमौर, यहाँ से शाहजहां। तो चारों तरफ से हमारे पूरे तरफ से हमारे पास उत्तराखंड में तुम्हारे क्या है संकट उनके सर पर खड़ा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि महिपति शाह क्योंकि क्या मानते हैं हम अक्खड़ राजा, उसने चारों तरफ से दुश्मनी मोल ली थी, ठीक है? अब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? पृथ्वीपति शाह को। अब वो महज कितना साल का तुम्हारे पास? 10 साल का। इसीलिए यहाँ पे इसका इनकी जो तुम्हारे पास महिपति शाह की जो तुम्हारे पास क्या थी पत्नी थी या पृथ्वीपति शाह की माता थी, उनका नाम था तुम्हारे पास रानी कर्णावती, ठीक है? इन अब 1634 से लेकर 1640 तक, ठीक है? 1640 में तुम्हारे पास पृथ्वीपति शाह का तुम्हारे पास क्या होता है? राज्य अभिषेक होता है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम तक वो छोटे थे, इसलिए इन 6 सालों में तुम्हारे पास पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के तौर पर किसके तौर पर संरक्षिका के तौर पर तुम्हारे पास कौन करती है काम? रानी कर्णावती यहाँ पे क्या करती है? संरक्षिका तौर पर यहाँ पे शासन करती है और करते राजा तुम्हारे पास कौन है? पृथ्वीपति शाही है, लेकिन इनके संरक्षिका तुम्हारे कौन थी? रानी कर्णावती थी। अब यहाँ पे आगे हमको देखना है कि किस प्रकार से अब देखो सिरमौर का राजा चुप रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास यहाँ पे महिपति शाह थे, उन्होंने ये तुम्हारे पास जौनसर भाबर वाले क्षेत्र तुम्हारे पास किस में ले लेता? गढ़वाल में ले लेता। ये राजा कभी न कभी अपने इस राज्य को तुम्हारे पास अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करेगा और यहाँ से तुम्हारे पास कौन था? शाहजहाँ था और शाहजहाँ के साथ तुम्हारे पास क्या थी? दुश्मन थी। इसलिए शाहजहाँ भी यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारे पास 1635 में कब करेगा? 1635 में यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ तुम्हारे कौन है? तिरुमल चंद को भी तुम्हारे पास किसने लड़ाई करी थी? महिपति शाह ने। इसका पुत्रों को तुम्हारे पास बाज बहादुर चंद कौन आएगा? बाज बहादुर चंद। और वो भी तुम्हारे पास कहाँ अटैक करेगा? गढ़वाल पर अटैक करेगा, ठीक है? अब हमको यहाँ पे देखने की शाहजहाँ के द्वारा 1635 में कब? 1635 में सबसे पहले तुम्हारे पास उत्तराखंड में यहाँ पे क्या गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है, जिसमें एक पॉइंट थोड़े से यहाँ पर 1635 में गढ़वाल पर पहला मुगल आक्रमण 1635 में गढ़वाल पर पहला मुगल अटैक, ठीक है? कब होता है? 1635 में। अब देखो यहाँ पे कौन है तुम्हारे पास? सिरमौर है, ठीक है? सिरमौर से ऊपर तुम्हारा अगर तुम ऊपर जाओगे यहाँ तुम्हारा पड़ता है कांगड़ा। क्या पड़ता है? कांगड़ा, ठीक है? जैसे यहाँ पे चंद है, यहाँ पे गढ़वाल है, यहाँ पे सिरमौर, उसके ऊपर तुम्हारा कौन है? कांगड़ा। और उस टाइम पे कांगड़ा में तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास सेनापति थे, उस टाइम पे वहां पे सेनापति तुम्हारे पास कौन थे? ये शाहजहाँ के सेनापति तुम्हारे कौन थे? नजावत खान। कौन थे? नजावत खान। तो इसमें लिख देना है कि सबसे पहले जब मुगल का पहला आक्रमण तुम्हारे पास गढ़वाल में होता है, उस टाइम पे तुम्हारे पास गढ़वाल जो तुम्हारे पास मुगल था, मुगल सेनापति तुम्हारे पास कौन था? नजावत खां। तो इस नजावत खां के नेतृत्व में तुम्हारे पास गढ़वाल में पहला मुगल आक्रमण होता है। अब यहाँ पे देखना जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास मुगल अटैक करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे? गढ़वाल पर आक्रमण करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर है पौड़ी में, जो कि हमारे पास गढ़वाल की क्या है? राजधानी है। और वहां पे तुम्हारे पास अभी कौन शासन करी है? रानी कर्णावती। मानते हैं कि यहाँ पे जब 1635 में यहाँ पे कौन आए तुम्हारे पास? शाहजहाँ के सेनापति आए, तो मानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे देहरादून वाले क्षेत्र को पूरा क्या कर दिया?
विजित कर लिया, जिसको कि इससे पहले महीपति शाह ने अपने गढ़वाल में मिलाया था, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये सेना पहुँचती है, देहरादून वाले क्षेत्र में पहुँचती है, तो यहाँ पे मानते हैं कि इससे आगे नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ पे मानते हैं कि जो तुम्हारे पास यहाँ पे कर्णावती है, उन अब देखो हमारे गढ़वाल में तो आपको पता ही है, ठीक है? सबसे बड़े क्या है तुम्हारे पास? देवी-देवता हैं, ठीक है? देवभूमि इसे कहते हैं। तो मानते हैं कि उन्होंने अपने राज-राजेश्वरी की बहुत सारी क्या करी शक्तियों को प्राप्त किया, उनका आह्वान किया कि भाई हमारे राज्य पे तुम्हारे क्या हो गया संकट आ गया, ठीक है? तो मानते हैं कि उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार क्या हो गए बारिश हो गई है, जिससे कि इनके जितने भी यहाँ पे तोप खाने थे वो सारे तुम्हारे क्या हो गए बह गए। इनके आधा से ज़्यादा सैनिक तुम्हारे क्या हो गए यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, तुम्हारे क्या हो गए पीछे हट गए, ठीक है? जितने भी यहाँ पे सैनिक बचे थे उस अब देखो मैं कह रहा हूँ कि देहरादून से आगे नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उस टाइम पे पहाड़ी क्षेत्र में तुम्हारे पास जो उनके घोड़े थे या फिर उनके क्या थे तोप खाने थे वो तुम्हारे आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है? और जितने भी बचे हुए थे तुम्हारे पास आधा तो तुम्हारे पास किससे बह गए? बारिश किससे बह गए? बारिश से बह के, ठीक है? और जितने भी बचे हुए थे उनको मानते हैं कि जो तुम्हारे पास रानी कर्णावती थी, उन्होंने उनको पकड़ कर के जेल में रख दिया और उनकी नाक कान क्या कर दिए उनको काट दिए और फिर मुगल शाहजहाँ के यहाँ उनको भेज दिया। तो इसलिए यहाँ पे रानी कर्णावती तुम्हारे पास क्या कहते हैं? नाक कटी रानी क्या कहते हैं? नाक कटी रानी। अगर आए कि नाक कटी रानी तुम्हारे पास किसको कहते हैं? तो रानी कर्णावती को कहते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमको देखना है कि इसके बाद 1640 में कितने में? 1640 में 1640 में याद रखना है कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास पृथ्वीपति शाह है, इनका राज्य अभिषेक हो जाता है, क्या हो जाता है? राज्य अभिषेक हो जाता है, ठीक है? अब देखो, अब जो पृथ्वीपति शाह का जैसे ये बड़े हो जाएंगे, अब यहाँ पे कौन बैठेंगे तुम्हारे पास? पृथ्वीपति शाह। अब हमको अगली कक्षा में देखना है कि किस प्रकार से पृथ्वीपति शाह अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्र को जिसको कि बाद में शाहजहाँ ने तुम्हारे पास उनसे छीन लिया था, उनको फिर से अपने राज्य में मिलाते हैं। किस प्रकार से ये तुम्हारे पास शाहजहाँ के साथ इनके संबंध बनते हैं या किस प्रकार से ये बहादुर जंगसेन के साथ युद्ध होता है, किस प्रकार से फिर से अपनी पुरानी सत्ता को तुम्हारे पास कौन लाते हैं? पृथ्वीपति शाह। इसको हम अपनी कक्षा में देखेंगे क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है। तो आज के लिए आई होप आप लोगों के लिए क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग अच्छे से अपना निरंतर प्रयास करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। कभी भी आपको एग्जाम हो सकता है, तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।